आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रोनाउन को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी। हम लोगों ने सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसकी ओरिजिन, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत पाए जाने वाले अनेकों प्रकार के शब्दों की उपयोगिता को इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने एक बेहतरीन चर्चा की। आज का यह वीडियो लेक्चर प्रोनाउन की इसी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए है और आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और उन्हें कैसे हम लोग बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद में अगर इस वीडियो लेक्चर में समय शेष रहा तो हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउंस को भी सीखने की कोशिश करेंगे और लेटर ऑन हम लोग मूव करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखने की शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को लेकर के। तो अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जरिए हम लोग किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जरिए हम लोग क्या बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इसे हम लोग यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम लोग किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की उपयोगिता के आधार पर इसे डिफाइन करने की कोशिश करें, परिभाषित करने की कोशिश करें, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जरिए किसी भी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और इस रिफ्लेक्शन को हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में उपयोग में लाते हैं। इन सभी तथ्यों को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, रोहन introduced himself to me। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इस पूरे सेंटेंस को, तो इस पूरे सेंटेंस में रोहन जो है वो सब्जेक्ट के तरीके से प्रयोग में लाया गया है। इसके बाद में इंट्रोड्यूस्ड को वर्ब के सेकेंड फॉर्म के रूप में लिखा गया है। हिमसेल्फ यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इस हिमसेल्फ के जरिए हम लोग रोहन को ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं रोहन ने इंट्रोड्यूस किया, यानी रोहन ने परिचय कराया। किसका परिचय कराया? खुद का परिचय कराया, स्वयं का परिचय कराया। किससे? टू मी, मुझसे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो शब्द हिमसेल्फ है इसके जरिए हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जनरेट करके रखने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे शब्द हैं जिनके जरिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इस रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से उपयोग में लाते हैं। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अब इसके बाद में डेफिनेशन के तुरंत बाद में हम लोग जंप करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। यानी प्रत्येक प्रोनाउन के लिए या फिर ये कह लीजिए कि जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं उन सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स में से किनके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना करके रखे हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत शब्द कौन कौन से आते हैं। किसी विशेष बात पर मूव करने के साथ साथ में
मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठें, ताकि आप चीज़ों को इत्मीनान से नोट कर पाएँ और बाद में उन्हें रिवाइज कर पाएँ। तो हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत शब्द कौन कौन से पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास में पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हमारे पास में अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में दो शब्द हैं। एक है हमारे पास में आई और दूसरा शब्द है हमारे पास में वी। ये सब्जेक्टिव केस की बात है। और अगर हम लोग इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने की कोशिश करें तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है, और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर सेल्व्स। नेक्स्ट, अगर हम लोग सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में हमारे पास एक ही प्रोनाउन है यू, और इस यू को हम लोग सिंगुलर के तौर पर भी यूज करते हैं और इसी को हम लोग प्लूरल के तौर पे भी यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यू की बात करें तो इसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योरसेल्फ, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योरसेल्व्स। बात कंफर्म है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास में सारे नाउन है, ठीक है, और उनके अतिरिक्त हमारे पास में चार प्रोनाउन है, जिनमें से एक हमारा पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, जिसे हम लोग इट कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन में हमारे पास है सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का ही, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ। इसके बाद में हमारे पास प्रोनाउन है सी। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हरसेल्फ। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास में पर्सनल प्रोनाउन है दे, जो कि प्लूरल है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देमसेल्व्स। और लास्ट में हम लोग बात करें तो हमारे पास एक प्रोनाउन है इट, जो कि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इसे हम लोग इम्पर्सनल कहते हैं, लेकिन फिर भी इसे थर्ड पर्सन में इंक्लूड करके इसे यूज किया जाता है। तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा इटसेल्फ। और एक और शब्द है जो कि प्रोनाउन की ही लिस्ट से आता है, जिससे हम लोग बहुत सारी जगहों पर इसके बहुत सारे उपयोग नाउन के तरीके से होते हैं, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके नाउन के तरीके से होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे प्रोनाउन के तरीके से यूज कर रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा वन सेल्फ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये सभी शब्द हैं जो हमने राइट हैंड साइड में लिखने की कोशिश की है। माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ और वन सेल्फ। ये सारे जो शब्द हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की है, इन सभी शब्दों को इंग्लिश लैंग्वेज में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे उपयोग में लाया जाता है। और इसके पहले हमने अभी बात की कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बनाने के उपयोग में लाए जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बनाने के उपयोग में लाए जाते हैं, और इस रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इतनी बातें नोट कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना बहुत ही आसान है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके अतिरिक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हम जनरेट कर रहे हैं, तो पहली बात है जो सबको जाहिर हो जानी चाहिए वो ये कि जब हम सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन बना रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे तो हम लोग इस शब्द को यूज करने वाले नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्लियरली लिखा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है इसे यूज करेंगे हम एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां तक जाते जाते ये बात स्पष्ट हो जाती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पर करते हैं, न कि सब्जेक्ट की जगह पर। तो दो बातें हमारे सामने यहाँ पर निकल करके आती हैं। सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जरिए रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, और ये वे सभी शब्द हैं जिनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इंग्लिश लैंग्वेज में बना सकते हैं।
थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जगह पर कोई नाउन भी हो सकता है जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्हीं सभी शब्दों के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। जैसे अगर हम लोग किसी मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन ले लें, जैसे हमने यहाँ पे सिंगुलर नाउन ले लिया रोहन, इसी तरीके से आप एक और नाउन ले सकते हैं सोहन। तो इन दोनों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप बनाएंगे तो वो ही का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जो कि रोहन और सोहन के भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे उपयोग में लाया जाएगा। यानी अगर हमें रोहन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो हम लोग रोहन के बराबर जैसा इसका नंबर है, जैसा इसका जेंडर है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थर्ड पर्सन में से प्रोनाउन निकालेंगे और इस प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रोहन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे। तो इतनी बातें आपको कंफर्म हो जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करें नाउन की, तो नाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम लोग थर्ड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से चूज करते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्पीकर या राइटर की, तो उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम लोग माई सेल्फ और आर सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग बात करें लिसनर, रीडर या ऑडियंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने की, तो हम लोग योर सेल्फ और योर सेल्फ्स का उपयोग में लाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये सीखी कि जब कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करें तो ध्यान से हमें देख लेना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जनरेट करता है, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पर कभी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसे हम लोग किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक अभी एग्जाम्पल देखा था, रोहन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू मी, उसमें हिमसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट था न कि सब्जेक्ट, जबकि उसके जरिए इंडिकेट किसका हो रहा था, इंडिकेशन उसके जरिए रोहन का ही हो रहा था जो कि एक सब्जेक्ट था। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल्स और हम लोग इस बात पे करते हैं ताकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमें बहुत ही क्लियर हो जाए। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें किसी एक सेंटेंस की जहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो और वहां पर हमसे पूछा जा रहा हो कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है। इस प्रकार के अगर हम सवाल की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रोहन एंजॉयड, और उसके बाद हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा इन द पार्टी। ठीक। और एक और सेंटेंस हमने इसी तरीके से लिखा, रोहन एंजॉयड, और उसके बाद में हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिखा और फिर हमने यहाँ पे लिखा द पार्टी। अब हमारे पास ये बात है, इन दोनों सवालों में हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कुछ आएगा या नहीं आएगा। फिर उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर कुछ आएगा तो वो कौन सा शब्द होगा। ठीक। मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि इन दोनों जगहों पर, इन दोनों सवालों में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इस बात का अगर हमें पता लगाना है तो हमें इस वर्ब के नेचर का पता लगाना पड़ेगा कि जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। ठीक है। अगर हम लोग रोहन की बात करें तो रोहन इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम लोग इस वर्ब की बात करें तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे चल रहा है। और साथ में ये अगर वर्ब की बात की जाए, एंजॉय वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिमांडेड होता है, यानी इसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की खास करके आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें ये बताने की आवश्यकता होती है कि रोहन ने अगर एंजॉय किया तो किस बात का उसने एंजॉय किया, यानी किसका उसने आनंद लिया, स्वयं से उसे आनंद की अनुभूति हुई या फिर कोई वहां पर कुछ ऐसा आनंददायक था जिसका उसने आनंद लिया। ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रोहन ने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। अगर खुद को एंजॉय किया तो इसका मतलब ये हुआ कि रोहन का हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे बेझिझक। ठीक है। क्योंकि ये जो पार्टी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है,
पार्टी का भी रोहन एंजॉय कर सकता था, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा होता तब। और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा होता तो इसके बीच में एक कनेक्टिंग वर्ब के तौर पे, एक कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसका जो कनेक्शन होता वर्ब के साथ में वो डायरेक्ट होता। तो अगर इसका कनेक्शन वर्ब के साथ में डायरेक्ट नहीं रहा तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रोहन का रिफ्लेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या तो पार्टी का आनंद लेगा या तो फिर पार्टी में स्वयं का आनंद ले सकता है। अगर हम लोग सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया, और अगर किसी भी प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया तो कायदे से ये चीज हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर हम लोगों को किसी भी प्रकार के शब्द की आवश्यकता नहीं है, यानी हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं रोहन ने पार्टी का आनंद लिया। बातें आपको कंफर्म है? तो एक बात इन दोनों एग्जाम्पल्स के जरिए ये क्लियर हो जाती है कि जब कभी भी वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है और उसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर यह सब्जेक्ट काम करने के लायक होता है, तो ऐसी दशा में हम लोग सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना करके उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एक बातें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में सीख ली, और अगली बात जो हम लोगों ने सीखी वो ये कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा जो आपको प्रोवाइडेड है वो आप तक पहुंचता है। अब हम लोग बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउंस के बारे में। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में, और एम्फैटिक प्रोनाउन के जो शब्द हैं वो एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही शब्द हैं, लेकिन अब उनकी उपयोगिता अलग होने वाली है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एम्फैटिक प्रोनाउंस की, तो अगर हम लोग शब्द के ही हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो इन सभी प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। किसी भी एक्शन को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किसी सब्जेक्ट के साथ में जोड़ने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें तो इसके जरिए हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, टू emphasize an action, किसी भी एक्शन को प्रभावशाली तरीके से सब्जेक्ट के साथ में जोड़ने के लिए हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि भाई एम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत शब्द कौन से पाए जाते हैं, तो वही सारे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे कर रहे थे, उन्हीं का उपयोग हम लोग किस तौर पे करने लगते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे करने लगते हैं। तो एक बार मैं वो सारे शब्द आपके सामने फिर से लिख रहा हूँ जिसको हम लोगों ने अभी अभी सीखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। ये हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो है शब्द लिखे, इसके बाद थर्ड पर्सन में हम लोगों ने लिखा था हिमसेल्फ, नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में हरसेल्फ, नेक्स्ट देमसेल्व्स, और लास्ट में बात करेंगे इटसेल्फ की। ठीक है, तो ये सारे शब्द थे जो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे सीखे थे। तो खास करके इनमें से अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेकर के ये सारे शब्द
तो इन सभी शब्दों को हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से किया था और सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि हम लोग उन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे थे जिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट न होने की दशा में उनका जो इम्पैक्ट है या उनका जो इफेक्ट है, यानी जो वर्ब का प्रभाव है, वो सीधे किसके ऊपर दिखाई देने लगता है? सब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देने लगता है। यानी ऐसी वर्ब जिनको अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वो सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें एम्फैटिक प्रोनाउंस की, तो एम्फैटिक प्रोनाउन का काम किसी एक्शन को एम्फेसाइज करना है, किसी एक्शन को एम्फेसाइज करना है। और अगर हम लोग किसी एक्शन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो ये जो एक्शन है ये किससे संबंध रखता है? रिलेटेड टू सब्जेक्ट। एक्शन जो होता है वो कैसा होता है? रिलेटेड टू सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट एक डूअर के तरीके से काम कर रहा है तो उससे सबसे पहला संबंध बनता है किसका? एक्शन का। इसके बाद में जो एक्शन का इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एम्फैटिक प्रोनाउंस की, तो ये एक्चुअल में सब्जेक्ट के लिए एडवर्बियल्स का भी काम करने लगते हैं, यानी एडवर्ब के तरीके से भी ये फंक्शन देते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इनके जरिए हम लोग सब्जेक्ट में कुछ वृद्धि करते हैं। और वो वृद्धि क्या होती है कि सब्जेक्ट का इस एक्शन के साथ में जो रिलेशनशिप होती है वो और प्रभावपूर्ण तरीके से पेश होने लगती है, रेदर देन सिंपल तरीके से पेश करने के बजाय। इन सभी तथ्यों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात न करके एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के आपको ये बातें क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, रोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, अगर हम लोग इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में हमने बहुत कुछ लिखने की कोशिश नहीं की है। हमने एक सब्जेक्ट लिखने की कोशिश की है, इसके बाद में हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट हमने लिखने की कोशिश की। फिर इसके बाद में हम लोगों ने हिज होमवर्क के जरिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश की, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश की। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक जनरल सा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है जो एक एक्शन करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर इस एक्शन का इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रभावशाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक साधारण सी बात आपको बताई जा रही है कि रोहन ने अपना होमवर्क यानी अपना गृह कार्य पूर्ण किया। अब अगर हम लोग इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखने की कोशिश करें, रोहन himself completed his homework। ठीक है, अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड एक्शन है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इन दोनों के बीच में जो हिमसेल्फ है, इसके जरिए आप लोगों ने कुछ भी और करने की कोशिश नहीं की है सिवाय सब्जेक्ट में कुछ बातों को बढ़ाने की। यानी हिमसेल्फ के जरिए एक्चुअल में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हिमसेल्फ के जरिए आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब्जेक्ट में आप मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सब्जेक्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है उस मीनिंग में कुछ बातें आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। और ये बात कौन सी है जो आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं? आप ये जोर दे करके कहना चाहते हैं कि रोहन ने स्वयं से बिना किसी के मदद के अपना गृह कार्य पूर्ण किया। और ऊपर वाले सेंटेंस में यही बात सामान्य तौर पर कही गई, रोहन ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया।
और वहां पर ये मैटर नहीं करता कि उसने केवल अपने से किया या फिर किसी और की उसने मदद की, बस केवल एक जनरल सी इंफॉर्मेशन पास की गई पहले वाले सेंटेंस में, और दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक्शन के साथ में स्ट्रांगली रिलेट कर दिया गया, यानी प्रभावपूर्ण तरीके से जोड़ दिया गया, और ये काम हिमसेल्फ ने किया। ठीक है, तो हिमसेल्फ ने इस एक्शन को इस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एम्फेसाइज करने की कोशिश की, प्रभावपूर्ण तरीके से इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की। इस वजह से हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे तो यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग किसी एक्शन को किसी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एम्फेसाइज करके पेश करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम न दे करके हम लोग उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहने लगते हैं। ठीक है, तो एम्फैटिक प्रोनाउन का काम क्या है? टू एम्फेसाइज एन एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के सापेक्ष में किसी एक्शन को प्रभावपूर्ण तरीके से पेश करने का काम कौन करता है? एम्फैटिक प्रोनाउन करता है। और एम्फैटिक प्रोनाउन बनता कहाँ से है? जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उन्हीं का उपयोग हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे करते हैं। अब एक बात और आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, अगर इस तरीके की बात आई कि भाई सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने देख लिया क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद में आपने वर्ब का सेक्शन शुरू किया, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि नहीं ये मॉडिफिकेशन इन सब्जेक्ट है, इस वजह से हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव ना बोल करके क्या बोल देंगे? एम्फैटिक बोल देंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा करके आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे कि मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं, रोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और लास्ट में लिख दिया जाए हिमसेल्फ, तो ऐसी दशा में आप क्या कहेंगे? ऐसी दशा में आप हिमसेल्फ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आइडेंटिफाई करेंगे? इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड सेंटेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसे भी आप सेकंड सेंटेंस के ही बराबर समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास रोहन है सब्जेक्ट, कंप्लीटेड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिज होमवर्क हो गया हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ आ रहा है और अगर इसका एक्शन के साथ में कोई रिलेशन है, तब तो ये ऑब्जेक्ट या फिर किसी अन्य प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा। लेकिन अगर इसका रिलेशन इस एक्शन के साथ में नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था, जो इसका इफेक्ट था, वो हिज होमवर्क के ऊपर पूरे तरीके से अप्लाई हो गया। तो अगर अप्लाई हो गया इसका इफेक्ट, तो इसके साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं होने वाला है। इस हिमसेल्फ का प्रयोग अगेन आप रोहन को मॉडिफाई करने के लिए ही कर रहे हैं, बस इसमें आपने मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट के तुरंत बाद में प्लेस करने की कोशिश की है, और इसमें आपने पोस्ट मॉडिफिकेशन किया है, यानी सबसे पहले आपने सारी बातें कर ली है जनरल सी, और उसके बाद में आपने जो मॉडिफिकेशन है, जो एम्फेसाइजेशन है, वो सबसे लास्ट में आपने पेश करने की कोशिश की है। तो इसको आप लोग पोस्ट मॉडिफिकेशन इन सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और इसका भी काम वही है जो आपने हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बाद में लगा करके किया था। तो इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में क्या होगा? एम्फैटिक प्रोनाउन ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की केवल एक जगह है, एज एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें, तो एम्फैटिक प्रोनाउन हमारे पास में सब्जेक्ट के लिए एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब ऑफ मॉडिफिकेशन के तौर पे काम करने लगते हैं। इस वजह से इनके प्लेस में वेरिएशन होता है, यानी इनका स्थान निश्चित नहीं होता है, बस केवल हमें मीनिंग पे, सेंस पे काम करना होता है। हमें देखना होता है कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन यूज में आ रहा है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज में आ रहा है, उसका मीनिंग एक्चुअल में कैसा निकल रहा है, उसका सेंस कैसा जनरेट हो रहा है। अगर इसका सेंस एक ऑब्जेक्ट के तरीके से जनरेट हो रहा है, तब तो हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देंगे। लेकिन अगर इस शब्द का सेंस मॉडिफिकेशन इन सब्जेक्ट
करने के लिए जनरेट हो रहा हो तो हम लोग इसे क्या बोलने लगेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलने लगेंगे। तो इन सभी तथ्यों के साथ में हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को सीखने की कोशिश की, और हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि भाई एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भले ही एक ही प्रकार के शब्दों के द्वारा इंडिकेट हो रहे हों, लेकिन उन्हें हम लोग कैसे किसी सेंटेंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनकी अलग अलग पहचान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ अन्य प्रकार के प्रोनाउंस को लेकर के, और संभवतः प्रोनाउन की फील्ड से अब आपको शेष रह गया रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम लोग प्रोनाउंस के बारे में बात करें, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा आपका प्रोनाउन है जो कंजंक्टिव प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसे हम लोग एक कंजंक्शन के तौर पे भी यूज़ करने लगते हैं, तो उसके फंक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन है। इस वजह से हम लोग उसे इत्मीनान से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।